Hello and good morning, class. And welcome back. So इस लेक्चर सीरीज में हम लोग आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स लेक्चर नंबर 1. ओके, फॉर टीजीटी फिजिक्स वी आर हम लोग स्टार्ट करेंगे यूपी टीजीटी फिजिक्स. साइंस का पार्ट होता है ये फिजिक्स. ठीक है, ये अगर हम सिलेबस अगर पिछले लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग पहले ही. ठीक है, इसको 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है. यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड मेजरमेंट, सॉरी, फोर्स एंड मोशन, फोर्स एंड मोशन, हीट. ठीक है, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स. ठीक है, तो ये 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है. इसमें हम लोग पहला लेक्चर आज स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट. इससे क्वेश्चन 3-4 ही बनते हैं हर पेपर में, लेकिन सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, तो इससे एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए. हम इसको ऐसे पढ़ लेने की कोशिश करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट यूनिट एंड मेजरमेंट. यूनिट एंड मेजरमेंट. ठीक है, सो जो बेसिक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर यूनिट एंड मेजरमेंट में कि हमें मेजरमेंट करना है तो किसकी करनी है. अगर हमें मेजरमेंट करना है तो किसकी मेजरमेंट करेंगे हम लोग. ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म आता है फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी ये वो फिजिकल फेनोमेना, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की या फिर किसी भी सिस्टम के. फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और अ सिस्टम व्हिच कैन बी क्वांटिफाइड. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल or system which can be quantified. ठीक है, वो चीजें, वो सारे फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसका मेजरमेंट किया जा सकता है. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी. इन फिजिकल क्वांटिटीज को क्योंकि हम मेजर कर सकते हैं इसलिए हम इसका मेजरमेंट करेंगे. और जब हम मेजरमेंट करते हैं तो फॉर मेजरमेंट वी नीड सम काइंड ऑफ यूनिट्स. किसी यूनिट की जरूरत पड़ती है हम लोगों को. ठीक है, तो एक आध फिजिकल क्वांटिटीज कहाँ देख लेते हैं, होती क्या है, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे पास जिनको मेजरमेंट कर सकते हैं. लाइक मास, लेंथ, टाइम. इसका बेसिक्स देख लो. मास क्या होता है? मास इज अमाउंट कंटेन्ड इन अ बॉडी. ओके, लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड टाइम इज ड्यूरेशन बिटवीन टू इवेंट्स. ठीक है, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं. ओके, इन फिजिकल क्वांटिटीज को हमें मेजरमेंट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? यूनिट्स की. ठीक है, अब यूनिट क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया. यूनिट होता क्या है ये देख लेते हैं. यूनिट होती है एक स्टैंडर्ड रेफरेंस. ठीक है, यूनिट क्या है? एक स्टैंडर्ड रेफरेंस. ये कैसा रेफरेंस है? बेसिक, आर्बिट्ररी चूजन,
एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। समझाता हूं ये सब क्या है। फिजिकल क्वांटिटी समझ में आया। एक स्टैंडर्ड रेफरेंस सिस्टम होना चाहिए हमारे पास फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है ये। देखो, जैसे ये कोई अभी लेंथ बताया ना, लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, अगर मैं कहूं ये जो पेन ये कितने लेंथ की है, तो क्या बताओगे? एक कोई रेफरेंस बताओगे ना कि ये 1 स्पैन है। ठीक है, ये हाफ ऑफ दी आर्म स्पैन है। ठीक है, एक बित्ता लगभग, ऐसे बोलते हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम है ना फुट, इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मान लेते हैं कि इसके कितने गुना है, इससे छोटा है, इससे कम है। ठीक है, वैसे ही हमने इतने बड़े किसी सिस्टम को क्या ले लिया? 1 यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, अब ये जो यूनिट हमने लेट किया है वो कैसा होना चाहिए? बेसिक। ठीक, अब ये नहीं कि अब हमने कोई ऐसा यूनिट ले लिया जो हमारे रीच में ही ना हो। ठीक है, जैसे यहां से सन से मून तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने यूनिट ले लिया कि 1 यूनिट है। अब मेजर छोटी मेजरमेंट करनी है तो फिर हमें प्रॉब्लम आएगी। हाँ, बड़ी मेजरमेंट करने के लिए इसका यूनिट हम लोग रख सकते हैं, लेकिन छोटी मेजरमेंट्स के लिए यूनिट सही नहीं है। तो हम लोग 1 मीटर लेंथ लेके चलते हैं। अब 1 मीटर लेंथ कितना होता है? ये ऑलमोस्ट होता है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 बिलियन पार्ट ऑफ, कुछ एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में जो कि फिक्स किया गया है कि उतने टाइम इंटरवल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसको हमने फिक्स कर लिया। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? 1 मीटर। ठीक है, अब हमें इसको मेजरमेंट करना है यहां से यहां तक। तो हम ये देखेंगे ये इसके कितने टाइम्स है, हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट। जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं उसका कुछ रिजल्ट लिखना होता है हमें। उसको कैसे लिखते हैं? एक होता है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं रिजल्ट के। एक होता है न्यूमेरिक वैल्यू, वैल्यू n, और उसके जस्ट बाद होता है हाउ मेनी टाइम्स, न्यूमेरिक वैल्यू टाइम्स ऑफ यूनिट। ठीक है, यू। अभी देखो, जब हम लोग लेंथ मेजरमेंट कर रहे होते थे उसमें इसी की छोटे यूनिट्स हैं, इसके बड़े यूनिट्स हैं, लाइक मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है। ठीक है, किलोमीटर भी हैगा। ठीक, अब इसको हमें इससे मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, या फिर मीटर टू किलोमीटर में अगर चेंज करना है। ठीक है, तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो तो सेम रहनी है। ठीक, तो n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 इक्वल्स टू n3 u3, या फिर इसको कह सकते हैं n u इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर अ फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटी लेंगे, अगर इसका हम लोग चेंजेस करते भी हैं दूसरे यूनिट्स में, तो ये nu हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इट मींस व्हाट? n इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। ये क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी में। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा था कुछ, हाउ आर द न्यूमेरिक वैल्यू, क्वेश्चन था हाउ आर द न्यूमेरिक वैल्यू related to u, unit u of any
फिजिकल क्वांटिटी। और जो ऑप्शंस दे रखे थे इसमें, ऑप्शन ए, n is directly proportional to u, n is directly proportional to root of u, c, n is inversely proportional to u, and n is inversely proportional to 1 upon root u। तो ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ above कंसेप्ट जो हमने अभी पढ़ा है, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 और n u इक्वल्स टू कांस्टेंट, इससे क्या निकल के आया, n इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। इससे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं हम लोग, अगले सेक्शन पे पहुंचते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो, कुछ हमारे पास बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मिलियंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे पास, मतलब हजारों हैं। उन सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज कुछ ऐसे हैं जो कि फंडामेंटल हैं, ठीक है। देयर आर सम व्हिच आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और कुछ हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। देखो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं जो कि बेसिक हैं, ठीक है, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो हैं वो इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव हुए होते हैं। तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनकी जो यूनिट्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ये फंडामेंटल यूनिट्स हो जाती हैं। फंडामेंटल यूनिट्स हो जाती हैं, और इनसे जो डिराइव होती हैं उनको क्या बोल देते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो इनके यूनिट कैसे हो जाएंगे, डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। और इन सब की यूनिट्स को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हो या फिर डिराइव्ड यूनिट्स हो, सबके यूनिट्स को कंबाइन करके क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, तो एक आध सिस्टम ऑफ यूनिट देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन सा है। जैसे सीजीए सिस्टम है, ठीक, एमके सिस्टम है, और एफपीएस सिस्टम है, ठीक है। और फाइनली जो हमें जिस पे हमें मेजरली फोकस करना है वो है हमारा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ये मेजरली पढ़ना है। इसमें क्या होता है कि सीजीएस सिस्टम में जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन से लिए गए हैं, मास के मेजरमेंट के लिए किसका क्या लेते हैं हम लोग, इनके जो यूनिट्स हैं, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम ये लेते हैं। मास मेजरमेंट करते हैं ये किसमें, सेंटीमीटर में, मास मेजरमेंट करते हैं ये लोग ग्राम में, लेंथ मेजरमेंट करते हैं सेंटीमीटर, टाइम इन सेकंड, ठीक है। एमके सिस्टम में भी ये लोग लेते हैं मास, लेंथ और टाइम को, इसमें मास मेजरमेंट करते हैं एमके सिस्टम में केजी, लेंथ मेजरमेंट करते हैं मीटर और टाइम इन सेकंड। वैसे ही एफपीएस सिस्टम में भी मास, लेंथ और टाइम ही मेजरमेंट करते हैं, फंडामेंटल लेट करके चलते हैं। इसमें मास मेजरमेंट करते हैं ये लोग किसमें, पाउंड, ठीक है, लेंथ फुट और टाइम सेकंड। सब में टाइम तो सेकंड में ही मेजरमेंट करते हैं, लेकिन सीजीएस सिस्टम में मास मेजरमेंट करते हैं ग्राम में,
लेंथ मेजरमेंट करते हैं सेंटीमीटर, एमके सिस्टम में मास केजी, लेंथ मीटर और टाइम सेकंड। इसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो है हमारा एमकेएस सिस्टम। ठीक है, इससे ज्यादा पॉपुलर जो सबसे हाईली पॉपुलर है और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है वो है हमारा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो हमें एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट ही पढ़ना है। नेक्स्ट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, इसमें एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में एसआई सिस्टम क्या होता है? एसआई का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये लोग करते क्या है? जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है ना, इनका काम क्या है कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके लिए यूनिट डिसाइड करना। ठीक, उस यूनिट्स के लिए क्या, उसको जब हम लिखेंगे उसका कुछ नाम देंगे और उसका सिंबल क्या रखेंगे। जैसे मीटर है, मीटर के लिए स्मॉल एम, ये किसने डिसाइड किया? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये पूरी एक संस्था है जो कि इसको मेजरमेंट, इनका काम ही यही है कि इसका मीटर नाम है, इसके जो सिंबल है उसका स्मॉल एम सिंबल दे रखा है। ठीक है, तो इनका काम ही है ये सिंबल देना स्टैंड। और ये डेवलप कौन करता है? डेवलप एंड रिकमेंडेड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर 1971। ये सब डिसाइड करते हैं कि हमारी जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके लिए यूनिट क्या होगा, और उन यूनिट्स के लिए जो भी अब्रिविएशंस इस्तेमाल करते हैं हम लोग वो क्या होगा। ओके, एसआई सिस्टम में, इन एसआई सिस्टम में हमारे पास ओवरऑल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। उनको देख लेते हैं हम लोग। पहला है मास, लेंथ, टाइम, मास लेंथ टाइम, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इन सबके लिए, सबके मेजरमेंट के लिए कुछ यूनिट्स होंगी, और इनके कुछ एब्रिविएशंस होंगे, एब्रिविएशन या फिर इनके सिंबल्स होंगे। ठीक है, तो मास किसमें मेजरमेंट करते हैं हम लोग? किलोग्राम। ठीक है, इसके लिए सिंबल क्या है? स्मॉल के जी। वैसे ही लेंथ मेजरमेंट करने के लिए मीटर, इसका सिंबल है स्मॉल एम। टाइम मेजरमेंट के लिए सेकंड। ये इनकी यूनिट्स हैं और इसका एब्रिविएशन स्मॉल एस। ठीक है, वैसे ही करंट के लिए एम्पियर, इसका यूनिट है रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। टेम्परेचर केल्विन,
इसका सिंबल क्या है? कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इसका सिंबल है MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, उसका सिंबल है CD। ओके, इसके अलावा SI सिस्टम में इनके अलावा दो क्वांटिटीज ऐसी भी हैं जिनका जो कि फंडामेंटल में ऐड हो सकती हैं, अभी तक ऐड हुई नहीं है। वो है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इसको भी देख लेते हैं, प्लेन एंगल क्या होता है। ठीक है, d थीटा इज इक्वल्स टू ds बाई r। देखते हैं क्या है ये कोई प्लेन हैगा, ds r थीटा। ठीक, देखो सेंटर है, ये कोई आर्क है, उसका आर्क लेंथ है ds और रेडियस r। तो थीटा इज मेजर्ड, d थीटा विल बी इक्वल्स टू, और थीटा विल बी इक्वल्स टू, थीटा इक्वल्स टू ds बाई r। और इसका सिंबल के यूनिट क्या होता है? रेडियन, रेडियन। ठीक है, वैसे ही सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल d रो, उसका रिप्रेजेंटेशन है, ये होता है। देख लेते हैं। देखो कभी वो देखा है, जब फोकस करते हैं हम लोग प्रोजेक्टर से, तो प्रोजेक्टर जहां होता है वहां से फोकस निकल रहा होता है और किसी एक सरफेस पे पूरा पड़ता है। जैसे यहाँ पे ये पूरा सिस्टम है, समझ लो कि यहाँ किसी से फोकस पड़ रहा है, तो वहां से देखो कि फोकस ऐसे निकलेगा, ऐसे फोकस निकलता है और साइड में ऐसे बढ़ता चला जाता है और किसी एक सरफेस एरिया पर पड़ता है। ठीक है, तो वो जो अंदर का ये जो एंगल है ना, ये वाला सॉलिड, ये हमारा सॉलिड एंगल, और ये एरिया है जिस एरिया पे ये पड़ रहा है। ठीक, और इसका रेडियल डिस्टेंस कितना है? r। तो d रो होता है dA अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और इसका यूनिट होता है स्टे रेडियन। ओके, ये हमारे इंटरनेशनल SI सिस्टम में हमारी फिजिकल क्वांटिटीज 7 जो ऑलरेडी दे रखी हैं, इनको भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट देखो, ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसमें जो हमने 7 देखे थे यहां, ये 7, ये कैसे हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और इससे जो फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव होती हैं उनको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जैसे लेंथ ले लेते हैं। ठीक, इससे ये हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन इससे डिराइव दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं? लाइक एरिया, वॉल्यूम। ठीक, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ, वॉल्यूम लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। अब देखो, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया भी फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम भी फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ भी फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन लेंथ कैसा फिजिकल क्वांटिटी है? फंडामेंटल, और इससे डिराइव हुई है बाकी की सारी ये फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो एक सिंगल फिजिकल क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से भी बाकी के डिराइव हो सकते हैं। और बाकी जैसे देख लेते हैं, लेंथ और टाइम क्या है? सेकंड। अगर हम स्पीड देखें, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेसिक
तो स्पीड इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी तो लेंथ होता है और टाइम तो टाइम है ही। तो ये दो फिजिकल क्वांटिटीज को एक साथ लेके क्या कर रहे हैं हम लोग, एक नया फिजिकल क्वांटिटी डिराइव हो रहा है जिसका नाम है स्पीड। वैसे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन dv by dt, ठीक है, ये भी क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय टाइम, वो भी हो जाता है। और टाइम, यहां पे क्या क्या इन्वॉल्व है? डिस्टेंस एंड टाइम, और टाइम ट्वाइस इन्वॉल्व है। अभी देखते हैं ये कैसे होता है, क्या होता है। जब डायमेंशन पढ़ेंगे तो उसमें ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये फिजिकल क्वांटिटीज हो गई और ये क्या हो गई? डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसी पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था TGT 2011 में। क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग is not a derived unit, is not a derived unit। ऑप्शंस दे रखे थे। ऑप्शंस थे आपके फ्रीक्वेंसी, प्लैंक्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी, प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक करंट। देखो इतने बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें पूछ रहा है इसमें से कौन सा डिराइव्ड यूनिट नहीं है, डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। ठीक, अभी देखो इलेक्ट्रिक करंट हमने देखा था। इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है और जिसका यूनिट एम्पियर कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं इसमें। एक क्वेश्चन देखा था हमने, हाउ आर द न्यूमेरिक वैल्यू एन एंड यूनिट यू, वो पीछे देख लिया हमने। फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव सेम यूनिट्स, ठीक। देखो एक क्वेश्चन और पूछा था कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू हाउ मच मीटर। अगर ये ऐसा सवाल पूछ सकता है तो हमें कुछ यूनिट्स याद रखनी पड़ेंगी। तो उसका एक पीडीएफ बना के मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। और कुछ यूनिट्स मैं यहाँ पे ऐसे बोल के लिखवा दे रहा हूं, या फिर इसको शायद याद रह जाए, तो उसको देख लेते हैं। फॉर मेजरमेंट ऑफ, अलग मास के लिए अलग, लेंथ के लिए और टाइम के लिए अलग अलग कर लेते हैं। फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। कोशिश करना यहां से आप लोग कि एनसीईआरटी को एक बार रीडिंग लगा लेना, पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का। उसमें कुछ यूनिट्स दी हुई हैं, उससे कन्वर्जन फैक्टर्स मिल जाएंगे हमें, उससे बेसिक क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। तो इसमें जो मीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, अगर लेंथ मेजरमेंट करना है, फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। तो इसमें मीटर स्केल, मीटर स्केल का इस्तेमाल होता है, ठीक। इसका रेंज कितना है? 10 to the power -3 मीटर टू 10 to the power 2 मीटर।
ठीक है, उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके लीस्ट काउंट जरूरी है याद कर लेना, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन अगर बनते हैं लिस्ट काउंट से तो वो गलत ना हो, तो उस पर भी ध्यान देना है। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाता है? 1 mm और 0.1 सेंटीमीटर और 0.001 मीटर। ठीक है, ये हमारे मीटर स्केल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, ये उसके लिए उसका रेंज कितना मेजरमेंट कर सकता है, उसका लिस्ट काउंट कितना है। वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स 10 टू द पावर -4 मीटर के रेंज को ये मेजरमेंट एक्यूरेटली मेजरमेंट कर सकता है, और इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 0.0001 मीटर। देखो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा के देगा, पूछ लेगा कि व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। यहाँ पे 0.001 मीटर ना देके इस मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज कर ले, तो ये आप ध्यान रखना कि वो मीटर में दे रखा है या फिर सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो इस बात पे एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के कंफर्म जरूर कर लेना आप, और इसको कन्वर्ट करके फिर हम लोग उसमें आंसर देंगे। नेक्स्ट इज स्क्रू गेज। ये 10 टू द पावर -5 मीटर के रेंज का भी ये इतने छोटी डिस्टेंस को भी ये मेजरमेंट एक्यूरेटली कर सकता है, और इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.00001 मीटर। ठीक है, और इसका एक और मेथड होता है डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, पैरालैक्स मेथड। लास्ट वो तो अभी जो हमने देखा वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, वो स्मॉल डिस्टेंसेस मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इससे भी छोटे डिस्टेंसेस को मेजरमेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, पैरालैक्स मेथड क्या होता है, बस इतना समझ लो कि इससे हम लोग क्या मेजरमेंट करते हैं? डिस्टेंस। ठीक, इसका बेसिक बता दूं मैं, अगर देखो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट रखा हमने सामने, अगर हम लेफ्ट एक आंख बंद करके इसको देखते हैं, इसका जो प्रोजेक्शन है कहीं और पड़ेगा यहाँ, और जब राइट आई को ऑफ करते हैं इसका प्रोजेक्शन कहीं और बनता है। जैसे देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, ठीक, जब हम यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं, मान लो ये लेफ्ट आई है और ये राइट आई है, जब इसको बंद करके यहाँ से देखते हैं इसका प्रोजेक्शन कहीं यहाँ बनता है, यहाँ से जब देखते हैं इसका प्रोजेक्शन कहीं और बनता है, ये आप देख सकते हो करके। ठीक, इसमें जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं हम लोग बेसिस। ठीक है, और ये जो हायर डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं हम लोग पैरालैक्स, और ये जो एंगल होता है ना इसको बोलते हैं पैरालैक्टिक एंगल। और बेसिक मैथमेटिक्स इस्तेमाल करके हम लोग, ठीक है, इससे ये डिस्टेंस मेजरमेंट करने की कोशिश करते हैं, डी। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंसेस मेजरमेंट करने के लिए फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट ऑफ किसी बड़े प्लैनेट का इस्तेमाल करना है, किसी दूर प्लैनेट का, किसी स्टार का, तो उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम, इसको ऐसे लिखते हैं, इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 मीटर। इसको याद रख लेना, ये कन्वर्जन फैक्टर्स हैं, इसको याद रख लो, अगर बेसिक क्वेश्चन पूछता है तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 1 फॉर मी, इसको लिखते हैं 1 f के ऐसे करके, ये इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर ऑफ द रेंज 10 टू द पावर -15 मीटर। ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 AU। ये इक्वल होता है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ये होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सन फ्रॉम अर्थ। ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? दिस इज 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ये होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस ले लेते हैं। हमेशा कांस्टेंट तो होता ही है डिस्टेंस, इनका जो एवरेज डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU। ठीक है, 1 लाइट ईयर। अब यहाँ ईयर देख के ना ये मत सोच लेना कि ये क्या है, टाइम का यूनिट है। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये कितना आता है? ये इक्वल्स टू होता है 9.46 10 टू द पावर 15। किस स्पीड से? विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ठीक, एक पासेक होता है 1 पासेक इक्वल्स टू होता है ये 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। ये बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, कुछ मतलब लेंथ मेजरमेंट करने के लिए छोटी यूनिट्स देख लिया हमने, मीडियम और हाई रेंज, जो हाई डिस्टेंस से मेजरमेंट करने के लिए भी यूनिट्स हमने देख लिया। कुछ मास का देख लेते हैं। ठीक है, मास के मेजरमेंट के लिए एसआई यूनिट इसका क्या होता है? इसका एसआई यूनिट होता है किलोग्राम। और इसमें ये तो चेंज कर सकते हैं ना, किलोग्राम से ग्राम में चेंज करना, ये लगभग सबको आता होगा यहाँ। ठीक, मिलीग्राम में ये कैसे होगा? ये भी ऑलमोस्ट सबको आता होगा। इसमें कन्वर्जन फैक्टर बना लेते हैं, इसको अगर कमेंट में डाल देना, अगर जरूरत होगा तो मैं इसको डिस्कशन कर लूंगा, या फिर आप बेसिक सर्च कर लेना कन्वर्जन फैक्टर। तो चलो मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ यहाँ, इसको थोड़ी देर बात करते हैं, कन्वर्जन फैक्टर देख लेते हैं। ठीक है, एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल उठा के उसको हम लोग समझते हैं कि कैसे एक से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। जैसे दे रखा है 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मैनी सेंटीमीटर। ठीक, देखो हमें पहले से पता है ये कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये तो हम लोग लिख देंगे यहाँ कि ये 100 सेंटीमीटर है। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। लेकिन ये इक्वेशन लिख रहा है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अगर इसको ऐसे लिखें 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, क्या ये इक्वल्स टू 1 आएगा? आएगा। ठीक, अगर हम कहीं पर 1 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं या फिर 1 से डिवाइड कर देते हैं, कोई इशू होगा? कहीं भी कोई प्रॉब्लम होने से रहा। देखो करते क्या है, जैसे देखो 10 मीटर को हमें किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में। ठीक, तो एक ऊपर मीटर है, तो कुछ ऐसे हम लोग डिवाइड करें कि नीचे भी मीटर आ जाए, कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करें हम लोग, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना है हमें। 1 से मल्टीप्लाई करने पे इसकी कोई वैल्यू चेंज होनी है? नहीं होनी है। तो अगर हम इसको देखो 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर भी 1 होगा, और 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर भी इक्वल्स टू 1 ही होगा। होगा कि नहीं? देख लो,
इसको नीचे ले आया, फिर उसको नीचे ले गए। 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर भी 1 है, और 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर भी 1 है, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर भी 1 है। तो देखो इस वैल्यू को 1 को अगर हम यहाँ पुट कर दें 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर, क्या ये इक्वल्स टू 1 है? ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये जो पूरी वैल्यू है, किसके इक्वल है? तो क्या इसमें मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो अगर क्या ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? ये 1 सेंटीमीटर और ये 10 इंटू 100 सेंटीमीटर। ये बेसिक तरीका है, इसका इस्तेमाल हम लोग हर जगह कर सकते हो, केवल यही नहीं। वैसे ये मीटर के लिए हो गया। अगर उसके लिए देख लेते हैं 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ये हमें पता है, ठीक है। तो अगर इसको 1 kg अपॉन 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 होगा, वैसे ही 1000 ग्राम अपॉन 1 kg ये भी इक्वल्स टू 1 होगा। अगर देखो ग्राम से केजी में बदलना है अगर, तो ग्राम टू ग्राम को नीचे लेके आना पड़ेगा कहीं से, तो ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो 1 kg अपन 1000 ग्राम मल्टीप्लाई कर दो। वही अगर केजी टू ग्राम में चेंज करना है तो क्या करेंगे, नीचे केजी को लेना होगा तो 1000 अपॉन 1 kg कर देंगे, तो नीचे 1 kg आ जाएगा, केजी कैंसिल, ऊपर 1000 आ जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे ही बाकी सारे यूनिट्स भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक आज जब क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे हम लोग, तो वहां पर देख लेंगे ये कैसे हो रहा है। पीछे कुछ छोड़ा था हम लोगों ने, हाँ, एसआई यूनिट मास के लिए हम लोग चेक कर रहे थे, ठीक। स्मॉलर मेजरमेंट के लिए, स्मॉलर मेजरमेंट ऑफ मास के लिए, अब इसमें देख सकते हो मिलीग्राम, ग्राम, ये सब ये तो पता है हमें, ठीक। यूनिफाइड एटॉमिक यूनिट, ठीक है। यूनिफाइड एटॉमिक यूनिट बहुत ही छोटी क्वांटिटी पे अगर मेजरमेंट करना है एटॉमिक लेवल पे, तो हम लोग इस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। ये होता है 1 एटॉमिक यूनिट, 1 यूनिफाइड एटॉमिक यूनिट, इसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप, ऑफ 6C12 carbon, okay, including the mass of electrons। देखो जो कार्बन एल्ट्रॉप होता है ना 6C12, इसका 1/12 पार्ट जब हम लेते हैं, ठीक, तो वो हो जाता है हमारा 1 एटॉमिक यूनिट मास, स्मॉल यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये कितना होता है 1U 1Q, atomic mass unit is almost equals to 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. This is equals to 1 atomic mass unit of, ठीक है। मास मेजरमेंट करने के लिए हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशन F इक्वल्स टू G m1 m2 by r स्क्वायर, m1 m2 by r स्क्वायर, इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हैवी मासेस का
हैवी मासेस का जो भी वो है मास मेजरमेंट के लिए, ठीक। मेजरमेंट ऑफ, ये यूनिट्स हो गए, मेजरमेंट ऑफ टाइम मेजरमेंट करने के लिए, ठीक। तो ये सब पता है, लाइट सॉरी ईयर, ये तो पता है ना, सेकंड, आवर, मिनट, ये बेसिक्स हैं, ठीक। तो और ये इतना हो गया। अगली क्लास में हम लोग इसको इतना रहने देते हैं, एक क्लास और लेंगे जिसमें हम लोग डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन इक्वेशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, इसको डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड देखो, इससे पहले ना ये जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कर लेंगे, और एक लेक्चर में हम इनको खत्म करेंगे और इनसे बेसिक जो भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, सी यू मैन, बाय बाय एंड जय हिंद।